गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आपने कल मृदाओं के हम प्रकार पढ़ रहे थे, तो उसमें कुछ हमारे एक प्रकार रह गया था वन मृदा। ठीक है, तो वन मृदाएं देख लेते हैं क्या होती हैं। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं। देखिए, ये जो मृदा है, वन मृदा की जो मैं बात कर रही हूँ, ये कहाँ मिलती है? पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन मृदाओं के गठन में परिवर्तीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिलटदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छेद क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है। हिमालय का जो पहाड़ी रीजन है, वहाँ पर जहाँ पर बर्फ़ वगैरह भी है, तो इन मृदाओं का वहाँ पर अपर्दन भी बहुत ज़्यादा होता है। ये अधिक सिल्क तथा ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपनों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदा उपजाऊ होती हैं। ठीक है, अब तक देखिए हमने मृदा के अलग अलग प्रकारों के बारे में अध्ययन किया है। और अब जो हमारा लास्ट टॉपिक हमारा किससे संबंधित है? मृदा अपर्दन क्या होता है। सबसे पहले देखिए, आपके बड़े क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है, एंड इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, आप 9th क्लास में, 8th में बहुत बार आपने मतलब इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ा होगा। इस चीज़ से आप अवेयर हैं। ठीक है, मृदा अपर्दन क्या होता है, उसका संरक्षित कैसे किया जा सकता है, मतलब उसका अपर्दन होने से उसे कैसे बचाया जा सकता है, ये टॉपिक हमारा कल रह गया था। तो देखिए, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहा जाता है। मृदा का जो कटाव होता है या पानी के साथ जो वह बहकर चली जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? मृदा अपर्दन कहते हैं। या मृदा का अपना एक स्थान से दूसरे अपना प्रीवियस स्थान जो है वह बदल लेना। ठीक है, क्या कहलाता है? मृदा अपर्दन कहलाता है। मृदा के बनने और अपर्दन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे कि वनोन्मूलन, देखिए मृदा का अपर्दन और मृदा का जो बनना है, दोनों ही प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। ठीक है, लेकिन मृदा का जो अपर्दन है वह ज़्यादा किस वजह से होता जा रहा है? कुछ मानवीय क्रियाएं उसमें सम्मिलित हैं। जैसे मनुष्य पेड़ों की अत्यधिक अंधाधुंध कटाई कर रहा है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जिसे आप वनोन्मूलन कहते हैं। अति पशुचारण, पशुओं की जो चराई की जा रही है, निर्माण का जो कार्य है, खनन वगैरह, जो खदानें वगैरह खोदी जा रही हैं, उसकी वजह से मृदा अपर्दन ज़्यादा होता जा रहा है। और यह संतुलन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मृदा जो है वह आमतौर पर जब उसका अपर्दन होता है तो उसकी बनने की प्रक्रिया भी साथ साथ चलती रहती है। तो यह एक संतुलन है, लेकिन यह संतुलन जो है वह भंग होता जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे कि पवन, हिमनदी और जल मृदा अपर्दन करते हैं। ठीक है, मृदा अपर्दन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? कुछ प्राकृतिक कारकों की यदि मैं बात करूं तो पवन है, हिमनदी है, जल है, ये सभी के सभी मृदा अपर्दन के लिए उत्तरदायी हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। देखिए, यदि यहाँ पर मैं बहती जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें हम अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्कात भूमि कहते हैं। और चंबल बेसिन में एक भूमि को खड़ भूमि भी कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर झिलकर के साथ बह जाती है। देखिए, कई बार जल के साथ मृदा की जो ऊपरी लेयर होती है वह घुलकर उसके साथ बह जाती है और इसे चादर अपर्दन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीके से भी मृदा अपर्दन होता है और गलत ढंग से हल चलाने जैसी ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव कर सकता है। ढाल वाली भूमि पर समुच्चय रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति जो है वह घटती है, जिसे हम समुच्चय जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपन बनाए जा सकते हैं। सोपन कृषि अपर्दन को नियंत्रित करती है और पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपन अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कैसी कृषि की जाती है? सीढ़ीदार खेती की जाती है। बड़े खेतों को
पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती हैं। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर कर देती हैं और इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम कर देता है और इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत की टीलों पर स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो देखिए लौह अयस्क जो आयरन ओर है वो पृथ्वी जमीन से हम निकालते हैं। ठीक है, यदि एक बार ख़त्म हो गई तो हम उन्हें दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, अनवीकरणीय योग्य कहेंगे। मैंने आपको बताया था नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो प्रकार के संसाधनों के बारे में बताया था। नवीकरणीय वो संसाधन होते हैं जो एक बार ख़त्म हो गई तो उनकी पुनः प्राप्ति की जा सकती है और अनवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जो एक बार ख़त्म होने पर जिनकी दोबारा पुनः प्राप्ति जो है वह ना के बराबर उसकी संभावना हो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या कहता है, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। ज्वारीय ऊर्जा की यदि बात करूं बेटा पुनः पूर्ति योग्य है। ठीक है, दोबारा से इसे प्राप्त किया जा सकता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण, देखिए जो पंजाब है वहाँ पर खेती जो है वह अत्यधिक सिंचाई से की जाती है, तो वहाँ की भूमि निम्नीकरण का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, अधिक सिंचाई है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती जो पहाड़ी क्षेत्र होगा वहीं पर की जाएगी बेटा। देखिए पंजाब जो है वह पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, पंजाब में पहाड़ है नहीं है, हरियाणा में भी पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, उत्तर प्रदेश के मैदान गंगा नदी के मैदान है। ठीक है, समतल मैदान है, तो यहाँ पर भी सीढ़ीदार खेती नहीं। देखिए सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाती है, पहाड़ों में। तो जो उत्तरांचल स्टेट है बेटा वहाँ पर पहाड़ है, तो सीढ़ीदार खेती कहाँ की जाएगी, उत्तरांचल में की जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया इसका आंसर आपको। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट करेंगे एक सेकंड बेटा। देखिए पूछता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से किस क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। तो गुजरात में पाई जाती है। अब देखिए मैं इन क्वेश्चंस के आंसर आपको कुछ क्लियर करवा देती हूँ। 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। देखिए फसल जो उगाई जाती है वह कौन सी फसल होती है, कपास होती है। ठीक है, 3 राज्यों के इसने नाम पूछे हैं आपसे, तो देखिए महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में काली मृदा पाई जाती है। ये आपकी काली मृदा का टॉपिक है। ठीक है, और इसी में देखो ये लिखा भी हुआ है, काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। और दूसरी बात जो ये है, मृदा जो है वह कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपसे। देखिए आपने चैप्टर यदि ध्यान से रीड किया है तो आप हर क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। यहाँ से आप देखिए पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। देखिए पूर्वी जो तट है, ठीक है, वहाँ के डेल्टाओं पर, और इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं बतानी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर देखूंगी, ये आपका मैप था बेटा, ठीक है, और यहाँ से आप देखिए ये हमारा पूर्वी तट है और यहाँ पर बिल्कुल लाइट ग्रीन शेड है, तो ये कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, और इस जलोढ़ मृदा की व्यवस्थाएं तो मैंने आपको बहुत सारी बता रखी हैं। ये पूरा मैंने आपको जलोढ़ मृदा का टॉपिक पढ़ा रखा है। इसमें से उठा के कोई भी 3 मतलब इसकी विशेषताएं लिख देना कि जलोढ़ मृदाओं में पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त अधिक होता है। यह गन्ने, चावल, गेहूं तथा अन्य अनाजों दलहन की फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, इसकी जो क्षमता होती है वह ज़्यादा उपजाऊ होती है और इस वजह से इसमें गहन कृषि की जाती है। बहुत सारी आप इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं, पूरा एक पैसेज आपके सामने है। और फिर उसके बाद देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। बेटा सबसे अच्छा कदम है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ। जो खेती की जाए वह सीढ़ीदार खेती होनी चाहिए ताकि जो पानी का बहाव है उसके द्वारा मिट्टी का कटाव ना हो सके, मिट्टी का अपरदन ना हो सके, पानी के साथ मिट्टी ना बहा कर जाए। ठीक है,
नेक्स्ट आपसे जैव और अजैव संसाधन, बेटा ऑलरेडी टोल्ड यू जैव एंड अजैव स्टार्टिंग में ही, बिल्कुल जब मैंने स्टार्ट करवाया था संसाधन वहीं पर था ये। बिल्कुल देखिए ये आपका फर्स्ट पेज है आपके चैप्टर का, दिस इज़ योर फर्स्ट पेज एंड दिस इज़ योर सेकेंड पेज, ठीक है। तो यहाँ पर जैव और अजैव दोनों ही संसाधन मैंने आपको क्लियर करवा दिए थे, ये यहाँ से आपको दोनों के दोनों राइट डाउन करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 120 वर्ड्स में बताने हैं, और ये देखिए भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन करें, ठीक है। भूमि का उपयोग किस तरीके से किया गया है। 1960-61 के वन अंतर्गत में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, इसका क्या कारण है ये आपको बताना है। तो हम देखिए भू उपयोग के बारे में देख लेते हैं एक बार। ये वर्गीकरण हो गया। देखिए भू उपयोग का आपको ये सारा का सारा दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से भू उपयोग, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये 1960-61 के जो वन नीति थी सारा की सारा आपको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। यहाँ से आप जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा यहाँ से आप राइट डाउन कर सकते हैं। ये देखिए इस पेज पे है इसका आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है। बेटे ये मैं आपको राइट डाउन करके भेज दूंगी, ठीक है। बाकी आप इसे भी मतलब अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। क्लियर हो गया इतना, ओके।